आपकी ड्राइविंग सीट पे बच्चा बैठा है, आप पीछे की सीट पे बैठे हो, आप लाख उस बच्चे को बोलते जाओ बेटा लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, वो नहीं चलेगा, वो वहां चलेगा जहां उसे चलना है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने डिसाइड कर लिया। जो हिप्नोसिस करते हैं वो लोग आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और वही हम स्टेज हिप्नोसिस कहते हैं। उसे हिंदी में वशीकरण कहते हैं। ओके आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके वश में चला गया। अब जो वो गाइड करेंगे आप करोगे। हम वो नहीं करते हैं। हम आपके सबकॉन्शियस माइंड का वश जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं। एक सेशन में तो कोई हील नहीं होता। ये भी एक गलत ख्याल है लोगों का कि आई विल जस्ट गो फॉर वन सेशन एंड आई विल बी हील्ड। नो, इट डज नॉट वर्क। एंड इफ पीपल से कम टू मी फॉर, तो आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? छोटा बच्चा। तो कभी भी आप सेफ फील नहीं करेंगे एक बच्चे के साथ। करेक्ट। तो जब बच्चे को हील कर देंगे और बच्चा आपको ट्रस्ट करने लगेगा। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड इन द ईशान गुप्ता शो। हमारे साथ एक एक्चुअल सुपरस्टार है। वो सुपरस्टार सिनेमा वाली नहीं बट स्पिरिचुअल हीलर्स के कैटेगरी में है। ऐसी लेडी जिन्होंने एक यूएनओ का सर्टिफिकेट भी लिया एज अ रियल हीरो। शी इज ऑल्सो अ पद्मश्री नॉमिनी। किस चीज के बारे में? उन्होंने 500 से ऊपर सुइसाइड एक्चुअल लोगों को उस मोमेंट से बचाया है। बट वो एक्चुअली कैसे करा है आज उन्हीं से जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू मिस नीरजा हांडा जी। थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू द शो मैडम। सो मैडम आपसे बस यही सवाल है कि आपने ऐसे लोग जो एक्चुअली जंप करने वाले हैं या सुसाइड करने वाले हैं इतने भारी तकलीफ में, उनकी कैसे वो तकलीफ समझी और उनको वो एक्चुअली बचाया? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर कोई सुसाइड करने की हद तक पहुंच गया है तो बहुत हेल्पलेस है ना? कई लोग इस बारे में कहते हैं कि जो बहुत कॉवर्ड लोग होते हैं, कायर होते हैं, वही लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये सोचना है कि जो लोग एक्चुअली बहुत करेजियस होते हैं, वो ज़िंदगी की तकलीफ़ों को उस हद तक झेलते हैं, जहाँ के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं कि उन्हें लगता है अब दैट वाज़ द लास्ट एफर्ट, अब हम कुछ नहीं कर सकते, एंड देन ओनली दे थिंक अबाउट द वर्ड सुसाइड। उनका एक परसेप्शन होता है, बिलीफ सिस्टम होता है कि दिस इज़ द बेस्ट दे कैन डू। हम बस वो बिलीफ सिस्टम बदलते हैं, हम उनका वो परसेप्शन बदलते हैं और उनको हम ये सिर्फ बताते हैं, आपका बेस्ट अभी आया ही नहीं है। So there is more things which will be better in your life. You can try that, you can work on it. नहीं होगा तो फिर कर लेना, बट अभी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। हम उनका वो परसेप्शन चेंज करते हैं, हम उनका ये बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं सो दैट दे कैन ट्राई मोर। एंड व्हेन दे ट्राई मोर, उनका परसेप्शन चेंज हुआ, उनका विजडम चेंज हुआ, देन दे नो बट निकल ऐसे जाएगा। जिनका टोटल सोल शार्टर्ड है या उनका बिलीफ शार्टर्ड है या उनका हेल्पनेसनेस इस मुकाम तक पहुंच चुका है जब उनको लगता है कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा, आपको कैसे लगा कि नहीं मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग ईशान, क्योंकि मैं टेक्निकली इस चीज़ के लिए इक्विप्ड हूँ। मैंने ये कोर्स करे हैं, सीखा है, पढ़ा है, माइंड को जाना है, ये सबकॉन्शियस माइंड को जाना है, कॉन्शियस माइंड को जाना है, उसके अंदर के फिल्टर को जाना है, कैसे बनते हैं हमारे ये बिलीफ सिस्टम्स, ये जाना है, उस बिलीफ सिस्टम्स की वजह से इमोशंस कैसे हेल्पलेसनेस तक पहुंच जाते हैं, उसको जाना है। तो दिस इज समथिंग डेफिनेटली वेरी साइंटिफिक एंड समथिंग डेफिनेटली वेरी वेरी टेक्निकल। बट किसी का सबकॉन्शियस लेवल तक हार्म हो जाना जो कि उनको फोर्स करे कि अब मेरे को नहीं जीना, उनको कैसे बचाया जा सकता है? दिस इज़ द ओनली वे। उनको ये बता के कि बहुत बेहतर है ज़िंदगी आगे की, परसेप्शंस चेंज करते हैं, विज़डम चेंज करते हैं। बचपन से जो उन्होंने देखा है उसने उनकी एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी है कि दिस इज़ योर बेस्ट, यू आर ओनली वर्थ डूइंग दिस मच। और दुनिया की जो एक्सपेक्टेशंस है वो शायद तुम्हारी वर्थ से ज़्यादा हैं और तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस कैच नहीं कर पाओगे, पूरी नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हेन द हेल्पलेसनेस कम। What we do is we have to explain them, tell them, talk to them on the subconscious level कि भाई दुनिया की एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जितना अपने को वर्दी समझते हो उससे कहीं ज्यादा वर्दी हो। तो हम उनका ये परसेप्शन चेंज करते हैं, उससे जुड़ा हुआ इमोशंस चेंज करते हैं
और चाइल्डहुड से जो उनके ड्रम बज रहा है, कान में आवाज आ रही है कि दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, यू कांट डू मोर, यू आर यूजलेस, यू आर वर्थलेस, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे जिंदगी में जीने से, वो सारी आवाजें बंद करते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड से। तो हम उनके पांचों इंद्रियों पे काम करते हैं। ओके। उनकी जो उन्होंने सुना है बचपन से, जो उन्होंने देखा है सच बचपन से, जो उन्होंने महसूस किया है, उन सब इंद्रियों पे काम करके उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं। थॉट चेंज होगा, विजडम चेंज होगी, विजडम चेंज होगी, इमोशंस चेंज होंगे, इमोशंस चेंज होंगे, जिंदगी बदल जाएगी। सो एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि जैसे भी हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं, राइट? मूवीज़ में वो दिखाते हैं कि ऐसे जब केसेस आते हैं, उन्होंने एक ताबीज़ हिलाया, बंदा बोला हाँ मैं हिप्नोसिस में गया, और उसको कुछ बोला हाँ अब ये नहीं करोगे, और आप बोला अब आउट। सो अब ये बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये चीज़ आप जो कह रहे हो मैच ही नहीं हो रही है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट है, इज इट गुड ट्रीटमेंट या एक मिसअंडरस्टूड है? मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मूवीज का आपने नाम लिया तो मूवीज में दिखाया कि एक लड़का और एक लड़की अलग हो गए। तो लड़का बहुत दुख में है। अब उसने सोचा कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, खूब आगे बढ़ जाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। ये चीज करने में उसको दिखाया 5 years लेटर, पर स्क्रीन पे उसको 5 मिनट दिए ये शो करने के लिए, क्विक 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 चेंज करते चले गए, और 5 years लेटर ये हुआ। That is their way of explaining in a very short period that this is possible. This is how somebody worked. Similarly, जो आप हिप्नोसिस का मूवीज में देखते हैं या कहीं देखते हैं, वो शॉर्ट में तुम्हें दिखा देते हैं कि हिप्नोटिक स्टेट में जाने के बाद उसका विजडम बदल गया, उसका परसेप्शन बदल गया और उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। These are all, there are two type of hypnosis. One is stage hypnosis. चुटकी बजाई आप डॉग की तरह बोलने लगो, चुटकी बजाई आप नीचे गिर गए, सो गए। वो हिप्नोसिस शो के लिए है। वो ये बताने, वहां पे थेरेप जो भी अ, इस शो को कर रहा है, वो अपनी पावर शो कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि मेरे में ये पावर है कि मैं तेरे को 5 मिनट के अंदर नीचे लेटा सकता हूँ। हिप्नोथेरेपी में सबसे पहली चीज है कि थेरेपी वर्ड लगा हुआ है, विच मीन्स वी ओनली टेक पीपल टू हिप्नोटिक स्टेट फॉर द थेरेपेटिक रीजन। सबसे पहला तो वर्ड इटसेल्फ में फर्क है। हम इसलिए नहीं कहते हम हिप्नोसिस करते हैं, हम कहते हैं हम हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, हम थेरेपीज करते हैं। थेरेपीज के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत डीप होती है। वी डू दैट। हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि तेरे में ये ताकत है, तुम्हारा पोटेंशियल इतना हाई है। हम उसको उसकी ताकत से इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम वो प्रोजेक्ट करते हैं। हम अपनी ताकत नहीं प्रोजेक्ट करते कि देख मेरे में कितनी हिम्मत है, देख मेरे में कितनी ताकत है कि मैं तुमसे जो मर्जी करवा लूँ। नहीं, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो कहता है मैम आपको लगता है हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे मेरा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीमार तुम हो, तकलीफ तुम्हें है, ठीक तुम्हें होना है, और केवल तुम ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ इक्विपमेंट्स है, मेरे पास और कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम ठीक होना चाहते हो, मेरे पास टूल्स हैं, मैं टूल्स दिखा दूंगी, सिखा दूंगी, ठीक हो जाओगे। Who am I to do anything? तो जैसे ही आप बोला कि अ, ठीक होना है, सो लेट्स से अब उसको बोलते हैं कि गोल है कि ठीक होने वाला, तो आपके पास कैसे-कैसे गोल्स आते हैं? कुछ सेल्फिश गोल्स होंगे या सेल्फलेस गोल्स होते हैं, या लोग सिर्फ इन जनरल बात करते हैं कि नहीं मुझे बस अच्छा जीना है टाइप्स? सब तरह के आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है ईशान कि मैं जज ही नहीं करती हूँ कि ये सेल्फलेस है या सेल्फिश है। हो सकता है जो मुझे सेल्फिश लगता हो उसके लिए वो सेल्फलेस है। हु एम आई टू से दैट? हाँ, एक चीज का ध्यान हम जरूर रखते हैं एथिकली। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आके कहता है कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए हिप्नोसिस के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ताकि दूसरे किसी के विचार मेरे को लेके बदल जाए, तो मैं वो नहीं करती हूँ। कई बार
मेरे पास आई हैं, कुछ लेडीज़ भी आई हैं, आदमी भी आए हैं कि हमारे बॉसेस का थॉट हमारे प्रति चेंज कर दीजिए, या मेरे हस्बैंड इज़ हैविंग एन अफेयर, सो आप कुछ करके पता कर दीजिए कि किसके संग है, क्या है, एंड वेदर ही वांट्स टू लीव मी और नॉट, और या कुछ ऐसा कर दीजिए सो दैट ही स्टॉप्स विजिटिंग दैट वुमन. I never take such cases. None of us take that cases. I am not the only one. Ethical, none of the hypnotherapists will take that case. हाँ, उस औरत के पास जाने से आपको जो कष्ट हो रहा है, ह्यूमिलेशन फील हो रही है, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, जो तुम अनुभव कर रही हो, वो तुम्हारा इमोशन में हील कर सकती हूँ. वो मैं तुम्हारा करूंगी, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे बाहर के एनवायरनमेंट में है. तो मैं तुम्हारा अंदर के इमोशंस बदलूंगी, बाहर का एनवायरनमेंट अपने आप बदल जाएगा. बट I will never touch anybody who himself has not come to me. Please change my emotions, heal my emotions, or change my thoughts. That I never do. बट अब जैसे हम बात कर रहे हैं हिप्नोथेरेपी, राइट, बट दैट हिप्नोथेरेपी आई थिंक इज वन ऑफ द मोडालिटीज हीलिंग की, राइट. और हमारे पास बड़े सारे होते हैं, हमारे पास टेरो कार्ड होता है, रेकी होता है, हमारे पास हिप्नो बर्थिंग पता नहीं और भी बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं. बट एज अ नॉर्मल पर्सन जिसको ये सब नहीं पता, हम तो चैट जीपीटी खोलेंगे, हम बोलेंगे भाई कोई ये दिक्कत है मुझे बताओ क्या कर सकते हैं. ये जो गलत तरीका है इसको अवॉइड कैसे करा जा सकता है प्रोबेबली, एंड हाउ डू आई एक्चुअली फिगर आउट कि मुझे हीलिंग चाहिए किस चीज की. सो हाउ डू आई फिगर ऑल दिस आउट. So, first of all, yeah, I think ये इशू सिर्फ हमारे संग नहीं है. आज की तारीख में डॉक्टर्स भी बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आपने गूगल में देखा, अपने 4 सिम्टम्स डाल दिए, और आपने गूगल में देखा ये प्रॉब्लम है. यू गो टू द डॉक्टर विद द सॉल्यूशन. करेक्ट. कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया है, मेरे यहाँ पे दर्द हो रही, तो मेरा न्यूरोजेनेरिक जो नर्व है वो स्वेल्ड अप हो गई है, तो आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए जिससे कि ये हो जाए. एंड इट हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो. यस. बट द ट्रूथ इज, आपने गूगल में पढ़ा कि यहाँ स्वेलिंग है, लेट द डॉक्टर डिसाइड, क्योंकि वो 10 और सिम्टम्स जानता है, देखता है, टच करता है आपको, और फिर डिसाइड करता है कि एक्चुअली न्यूरोजेनेरिक नर्व तुम्हारी स्वेल्ड अप हुई है, या कुछ मे भी तुम्हारी आंखों का ही कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हारा आईसाइट बढ़ गई है इसलिए तुम्हारे यहाँ पे दर्द हो रहा है. इट कैन बी एनी अदर थिंग. करेक्ट. हम डॉक्टर्स के पास प्रिपेयर होकर जाते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए. मेरे पास कई लोग आते हैं, मेरा ना प्रॉब्लम रिलेशनशिप में चल रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, आप मेरे बॉयफ्रेंड से कॉर्ड कटिंग कर दो. तो ये कहाँ सीखा, ये कहाँ से आया कॉर्ड कटिंग करना. देन दिस नहीं, हमने गूगल में पढ़ा था. तो हमने कहा फिर देखो गूगल में कॉर्ड कटिंग कैसे होती है, तो गूगल देता ही बता देगा. वही कर लो तुम भी. लेट मी डिसाइड. राइट. गूगल विल से कि आप किसी आदमी को इसलिए इतना मिस कर रहे हैं क्योंकि आप उसका सोल्यूशन है कॉर्ड कटिंग कर लो. आई विल नेवर डू. मेरे पास कोई ब्रेकअप के बाद आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल गो टू हिज चाइल्डहुड, कि क्यों इतनी रिजेक्शन एक्सपीरियंस करने की तुम्हें जरूरत है, क्यों हर एक इंसान तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है. मे बी मदर ने तुमको इतना रिजेक्ट किया चाइल्डहुड में, और या तुमने परसीव कर लिया कि मदर ने रिजेक्ट किया. कई बार क्या होता है कि मदर्स बच्चा पैदा होता काम करने चली जाती हैं, तो चाइल्ड जस्ट परसीव की माँ मुझे रिजेक्ट करके चली गई. उसके पास विजडम नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि माँ काम करने गई है, क्यों उसके लिए काम करना ज़रूरी है. बच्चे सिर्फ इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसने कहा ये रिजेक्ट करते हैं. तो क्या है, माँ का अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे रिजेक्शन को एक्सपीरियंस करना होगा. ये उसके फोल्डर में आ गई बात. अब जब वो बड़ा होगा तो हर फेमिनिन एनर्जी से, हर फीमेल से जब उसको प्यार चाहिए होगा, पहले वो रिजेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहेगा. अब हर लड़की गर्लफ्रेंड आई, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया. कॉर्ड कटिंग इज नॉट द ओनली आंसर. पहले मुझे उसका इनर चाइल्ड हील करना पड़ेगा, उसका परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, विजडम चेंज करना पड़ेगा, उसके फिल्टर पे काम करना पड़ेगा. रिजेक्शन के जितने इमोशंस उसने बचपन से लेके अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखे हैं, वो सारे के सारे हील करने पड़ेंगे. जब वो हील हो जाएगा, फिर मुझे उसको कॉन्शियस लेवल पे समझाना पड़ेगा व्हाट ऑल यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. एंड देन मे बी कॉर्ड कटिंग, एनर्जी एक्सचेंज, सोल लेवल पे ये देखना कि क्यों ये हुआ. या कुछ लोग कहते हैं पास्ट लाइफ की कोई हमारा कर्मा है उसके संग. हाँ है, तब जाके मैं ठीक करूंगी. पहले करंट लाइफ तो हील करो.
तो मेरे को तो 10 थेरेप्यूटिक उसके सेशंस चाहिए होंगे, तब जाके मैं कॉर्ड कटिंग करूंगी, एंड देन दैट चाइल्ड विल बी अवे. बट गूगल जस्ट सेज कॉर्ड कटिंग एंड दे कम टू अस. और ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है. एक चीज और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड एक्टिविटी भी है कि पीपल जो वर्ड है हील या हीलर, उसको बड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं. उनको लगता है कि जैसे आप बात करो इमोशंस को हील करना, राइट, उनको लगता है कि इमोशन हील का मतलब है कि बुद्धा वाला काम कि आप संत हो जाओ. ऐसा नहीं होता. दिस इज टू ऑल माय ऑडियंस एंड ऑल द पीपल वाचिंग कि हील, इमोशनली हील होने का ये मतलब नहीं है दैट कि आप उस इमोशन को एक्सपीरियंस ही ना करो. आप इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आप उस इमोशंस को एज अ फ्रिक्शनल एंटिटी की तरह ना करो कि वो आपको कंटिन्यूसली इच करे या सम ऐसा कुछ वो दिक्कत करे. इट शुड जस्ट बी एक्सपीरियंस्ड और उसको अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा कोई नहीं, उसको इनएक्शन करने की भी कोई जरूरत नहीं है. ये भी एक बड़ा सा दिक्कत आता है, यू नो. सो अब वो जो हीलर के साथ में एक स्टिग्मा लग जाता है कि यार ये ना हीलर है. अब हीलर कैसा भी हो सकता है. अब आप हिप्नो भी करते हो, यू नो, आप टैरो भी करते हो, ये भी करते हो. सो हिप्नोसिस में बड़ा वो दिक्कत होता है कि यार ये ना मुझसे कुछ और करा देगा या मुझे ऐसा फाइन ट्यून कर देगा कि ना आई डोंट वांट टू डू दिस बट आई विल स्टिल एंड अप डूइंग. सो आप ये स्टिग्मास को कैसे हैंडल करते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. 100% दीज आर स्टिग्मास. दैट इज द रीजन. अगर कोई क्लाइंट मुझसे आके कहता नहीं है, मेरे पास बैठता नहीं है कि मेरे संग ये प्रॉब्लम है और मेरी ये दिक्कत है और इस दिक्कत को आप ठीक करिए, तब तक आई डोंट टच द क्लाइंट. दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग ओनली. ओके. द क्लाइंट हैज टू बी रेडी फॉर हीलिंग. हीलर वर्ड पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम हीलर नहीं हैं. और इतना गलत लोगों का ख्याल है आजकल. सब लोग, कोई भी जना कोई एक मोडालिटी सीख लेता, कहता मैं हीलर हूँ. कौन होता है हीलर? हीलर वो है जो आपको हील करे. और हम हैं कौन किसी को हील करने वाले? ये अधिकार तो हमको ऊपर से मिला ही नहीं है. केवल 2 हीलर्स हैं इस दुनिया में, हर एक के लिए. एक आप खुद, आप अपने को हील कर सकते हो इफ यू वांट टू. इफ यू आल्सो पार्टिसिपेट, सो यू आर योर ओन हीलर. आई एम अ थेरेपिस्ट. मेरे पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मेथड है, एजुकेशन है, नॉलेज है. मैं वो यूज करूंगी. हील आप ही करेंगे अपने को, और दूसरा हील करने वाला ऊपर बैठा है, वो करेगा आपको. सो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मैं हीलर नहीं हूं, मैं एक थेरेपिस्ट हूं. तो ये मिथ से निकल जाइए कि कोई हीलर आपको आपकी मर्जी या आपके पार्टिसिपेशन के बिना हील कर सकता है. ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई मोडालिटी ले लीजिए, आप टैरो ले लीजिए, आप प्राणिक हीलिंग ले लीजिए. रेकी में भी लोग कहते हैं हम डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं. हाँ, पर आप बोलोगे तभी वो करेंगे. अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे. इफ यू आर रेडी टू रिसीव हीलिंग, देन ओनली यू विल एक्सपीरियंस द हीलिंग. चाहे वो हो सकता है कि डिस्टेंट हीलिंग हो या डायरेक्ट सामने बैठ के भी हीलिंग की जा सकती है. तो एक ये तो मिथ लोगों को निकालनी ही होगी. सेकंड थिंग, जो आपने एक बात अभी करी कि लोगों को ये मिथ है कि उनकी मर्जी के बिना हम अ, कुछ ऐसा कर सकते हैं करेक्ट. जिससे उनकी लाइफ में शिफ्ट आ जाए. ऐसा नहीं होता है. जो हिप्नोसिस करते हैं वो लोग आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और वही हम स्टेज हिप्नोसिस कहते हैं. उसे हिंदी में वशीकरण कहते हैं. ओके. आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके वश में चला गया. अब जो वो गाइड करेंगे आप करोगे. हम वो नहीं करते हैं. हम आपके सबकॉन्शियस माइंड का वश जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, ताकि आप अवेयर हो सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा पार्ट अनहील्ड है, और उसको अपने परसेप्शन से चेंज करके हील किया जा सकता है. हम आपका वश अपने हाथ में नहीं लेते जो हिप्नोथेरेपिस्ट है, और हिंदी में इसको सम्मोहन कहते हैं. तो सम्मोहन में और वशीकरण में बहुत फर्क होता है. बट एवरीथिंग इन्वॉल्व्स, यू नो, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. कहीं पर भी हील करो, थेरेपी करो या कुछ भी पॉजिटिव करो, चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल जाओ, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. अब एज अ थेरेपिस्ट ऑल्सो आप किसी भी क्लाइंट, पेशेंट, कोलीग, किसी जो भी नॉन भी हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे यहाँ पर बैठे हो, आपका कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है.
अब कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको इफेक्ट कर रही है, कभी उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको कर रही है, और जब ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है तो कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट को भी दिक्कत तो आती ही होगी। तो आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं? ईश्वर की दया अभी तक ऐसे मेरे पे हुई नहीं कभी भी। और इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे मेंटर्स ने एक चीज़ बहुत क्लियर समझाई थी। जैसा कि मैंने बोला, आई एम नॉट अ हीलर। मैं अपनी एनर्जी आपको नहीं देती हूँ। मेरी पॉजिटिव एनर्जी है या मेरी नेगेटिव एनर्जी है, वो मेरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से इन सिंक है, उसी को पहचानती है, वो मेरे पास रहेगी। जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगी कि मैं हीलर हूं और मैं आपको हील कर रही हूं, जब मैं डूइंग में आ जाऊंगी तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। आई बिलीव आई एम जस्ट अ पाइप, अ चैनल। ऊपर वाले ने मुझको कहा इस बंदे को हील कर दो, ये तुम्हारा लाइफ प्लान का हिस्सा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने सीखा, मैं बस वही यूज करूंगी। ठीक है, सोल लेवल पे नहीं करूंगी, मैं चैनल हूं। यहां से मिली मुझे हीलिंग का वो, और मैंने आपको पास कर दिया। तो मैंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ना तो मेरी कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके पास गई, ना आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आई। राइट, बिकॉज सबसे ज्यादा इशू आई थिंक यही आता है कोई भी इफ यू आर थेरेपी के इन द साथ। बीइंग राइट। ईशान, कि थेरेपी हो रही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे से कभी भी कोई बात करता ना, मैम आपने जब मेरी थेरेपी की थी, मैंने कहा नहीं, मेरे द्वारा जो आपको थेरेपी हुई थी, अब आगे का सेंटेंस बोलो। क्योंकि मैं थेरेपी करती नहीं हूँ, मेरे द्वारा होती है। और मेरे द्वारा इसलिए होती है कि आई एम वन ऑफ द चोजन वन, जिसको वो नॉलेज है। सिंपल थिंग, साइंस मुझे पता है उसके पीछे की, कॉन्सेप्ट पता है, नॉलेज है मुझे, दैट्स ऑल। करेक्ट। और बट एक चीज और है, जैसे प्रोसेस हो रहा है, थेरेपी होता है, लोगों को कैसे पता चलता है इनडायरेक्टली दैट कुछ चेंजेस हुए? उनको कैसे लिटरली सेंस होता है कि कुछ लोगों को तो फौरन पता चल जाता है, बिकॉज दे, इवन व्हेन दे कम आउट, यू कैन सी द ग्लो ऑन देयर फेस, यू कैन सी द, उनके कलर फेस का बदल जाता है। जो कलर, जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी की छाया सी आ जाती, किसी इंसान के ऊपर बहुत नेगेटिव लाइफ हो, तो यू कैन सी इवन उसका फेस का ग्लो चला जाता है, या रंग भी थोड़ा काला सा लगने लग जाता है हम लोगों को, जैसे कोई और की छाया है, वो खत्म होता है। They see it in their face in the mirror and they feel very happy about it. Second thing, they feel very light. देखो ईशान, अगर किसी को मान लो ग्रीफ का इमोशन है, तो ये बहुत हैवी इमोशन है। और आपको पता है कि जब किसी के घर में कोई ग्रीफ हो जाए, तो उस बंदे के लिए उठकर चलना मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई सहारा दे के उसको ले जाता है, क्योंकि ग्रीफ की एनर्जी बहुत हैवी है। लोग कहते हैं एंगर की एनर्जी हैवी है, उससे कहीं ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी हैवी है। उसके बाद गिल्ट की एनर्जी बहुत हैवी होती है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं, तो आप खुद ही देखिए, आप चल नहीं पाते हैं। यू नीड सपोर्ट टू मूव और डू समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जैसे ही क्लाइंट बाहर आता है पहली हीलिंग के बाद, ही फील्स वेरी वेरी लाइट। तो खुद ही कहेगा मैम बहुत लाइट लग रहा है। सेड गुड, अब आपको ये चीजें हो सकती हैं जो कि हीलिंग क्राइसिस होंगी, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग कॉल मी अप एंड टेल मी हाउ यू फील। एक सेशन में तो कोई हील नहीं होता। ये भी एक गलत ख्याल है लोगों का कि आई विल जस्ट गो फॉर वन सेशन एंड आई विल बी हील्ड। नो, इट डज नॉट वर्क। एंड इफ पीपल से कम टू मी फॉर वन सेशन एंड मैं आपको हील कर दूंगा, आई थिंक इट्स अनदर मिथ एंड इट इज अनदर समथिंग वेरी रॉन्गली मार्केटेड। हाँ, आप कुछ समय के लिए अच्छा फील करोगे, कुछ लोगों में ताकत है, कुछ लोगों में हिम्मत, वो नॉलेज है, वो साइंस आती है उनको, एनर्जी की वो साइंस आती है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक टू यू, क्योंकि यू विल गो, बिकॉज द रीजन ऑफ दैट इमोशन हैज नॉट गॉन। वो तो कोर पे जब तक आप हील नहीं करोगे, परमानेंट हीलिंग नहीं होती है। वो तो आई थिंक सिनेमैटिकली लोगों को एक ऐसा दिखा दिया है कि आप इनसे इंस्टीट्यूट जाओ, आप एक साइड से घुसोगे, अब बाहर निकलोगे आप एनलाइटेंड हो, ग्लोड हो। तो आई नो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सच मशीन्स। तो वो तो बहुत लोगों को बुजुर्ग होके जाएं और बिल्कुल जवान बनकर आ जाएं। वो तो बहुत से लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। वो तो बहुत सिनेमैटिकली दिखाया हुआ है कि वो ऐसा होता है। सो यहाँ पर कोई ऐसा प्रोमिसेस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि, और एक सेशन पे हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स।
कई बार क्या होता है, आपका परसेप्शन चेंज होता है, करेक्ट। आप दुनिया को देखने का, अपनी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल देते हो, तब फर्क हो सकता है। क्योंकि लेकिन उसमें भी वो पैटर्न बार बार आएगा और आपको बार बार याद करना पड़ेगा कि मैम ने मुझे ये बताया था, ये मेरी लाइफ में इसलिए हो रहा है। फिर यू वर्क ऑन योर सेल्फ। मे बी यू डोंट नीड टू कम टू मी, मे बी मेरी एक बात आपको इतनी जोर की क्लिक कर जाएगी दैट यू स्टार्ट, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। फिर खुद अपने आप पे काम करो। पर एक कॉन्वर्सेशन में, एक हीलिंग में, एक थेरेपी में सब ठीक हो जाए, लाइफ बदल जाए, ब्लिसफुल हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बट एक चीज और कॉन्सेप्ट आता है, या रादर एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में भी आ सकता है कि देखो मैं पहली बार गया और मैंने ये परसेप्शन चेंज किया या कुछ हो गया, सो एम आई गेटिंग एम्पावर्ड या मैं वनरेबल हो रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कोई ना कोई लॉक खुल गया, उसके वजह से कुछ इनसिक्योरिटीज तो बाहर आई होंगी। तो क्या वो इंसान वनरेबल फील करेगा और जब वापस जाएगा, जब तक नेक्स्ट सेशन हो जाता, तक क्या तब तक वो पीरियड वनरेबिलिटी वाला पीरियड है या उसको एम्पावर्ड पीरियड बोलेंगे? एम्पावर्ड पीरियड तो हरगिज नहीं बोलेंगे, ओके। पर मैं उसको वल्नरेबल भी नहीं बोलूंगी। क्योंकि जब हम एक टाइम आपका सेशन लेते हैं तो हम सिर्फ आपके इमोशंस पे काम नहीं करते हैं, हम आपके परसेप्शन पे काम करते हैं। परसेप्शन आपका विजडम है, हम विजडम पे काम करते हैं, हम आपका नज़रिया ज़िंदगी को देखने का बदलते हैं परसेप्शन जब चेंज होता है। तो कॉन्स्टेंटली वो पीरियड जब एक सेशन से दूसरे सेशन में है, क्लाइंट का वो सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड होता है, अपने आप को जानने का पीरियड होता है। फिर उसका वो पीरियड में वो कॉन्स्टेंटली कनेक्ट करता है, यस मैम ने ये ठीक कहा है, क्योंकि देखो मेरे संग पहले ये हुआ, अच्छा ये भी हुआ था इस वजह से हुआ, ओ फिर मेरे संग ये हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। तो उसको वो कनेक्ट करता है डॉट्स को घर बैठ के। आप जब अपने आप को, अपनी लाइफ को कनेक्ट कर सकते हैं करेक्ट डॉट से, तो हाँ आप इसे एम्पावरमेंट थोड़ा सा कह सकते हैं, कंप्लीटली एम्पावर्ड नहीं है, वल्नरेबल तो बिल्कुल नहीं है। ओके। क्योंकि अगेन एज आई सेड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है उसका कंट्रोल आपके कॉन्शियस माइंड के पास है, तो वल्नरेबल कैसे हो गए अपने राइट। आप? अनलेस द केस इज सच वेयर तुम अपने आप से डरते हो, फिर तो थोड़ा हो सकता है, बट वेरी रेयर केसेस। राइट। और एक चीज और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पंडित जी या कोई भी और हीलर, डिफरेंट मोडालिटीज के थेरेपिस्ट एक चीज और की बात करते हैं समटाइम्स, दैट आपके चक्रास और एनर्जी सेंटर्स पे भी बहुत बार काम करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन क्या पता उनमें करप्शन हो या उस पे पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। सो क्या आपके केस में भी ऐसे आते हैं जिसमें आपने किसी को हेल्प किया हो अपने चक्रास ओपन करने में या स्टेबलाइज करने में, ऐसा We कुछ? do a lot of, I mean, almost with every client we do the chakra work. Point is this, again, people don't know what is chakra work. Huh? करेक्ट, करेक्ट। What is chakras? Chakras are, if I tell you in detail, I don't know how much time you have for it, but I would like to use this moment to explain what are chakras. Chakras are a sort of wheels, energy wheels inside us. ये energy wheels को constantly clockwise front chakras move करते हैं और anti clockwise back chakras move करते हैं। कैसे मूव करते हैं? उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे थॉट्स के परसेप्शन से। अगेन, परसेप्शन इज इन माई कॉन्शियस माइंड, थॉट्स आर इन माई कॉन्शियस माइंड, उसकी वजह से जो इमोशंस आते हैं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हैं, और वही चक्रास को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, उसी में ब्लॉकेजेस आते हैं, उसी में एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ जाती है। तो अगेन, हम आपका सबकॉन्शियस माइंड जब हील करते हैं, ठीक करते हैं, इमोशंस ठीक करते हैं, तो अपने आप चक्रास ठीक चलने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से चक्रास भी तो डिपेंडेंट हैं हमारे थॉट्स, हमारे परसेप्शन, हमारे इमोशंस पे। तो आप सोचते हैं कि हमने पेंडुलम घुमा दिया या हाथ से आपको ब्लेसिंग सी दे दी, या कुछ खाने को जैसे आपने बताया पंडित वगैरह कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर पूजा कर दी, नक्षत्र शांत कर दिया, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, पर अगर थॉट्स और परसेप्शन वही है तो चक्रास फिर अपनी वही स्पीड पकड़ रही है। कितनी देर आप घुमाओगे उसको आर्टिफिशियली? अंदर के रिसोर्स से आप चक्रास को अगर हैंडल करते हो तो वो परमानेंट होते हैं, नहीं तो
टेम्परेरी होते हैं। क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आप पढ़ोगे, देयर इज नो टॉक जो एनर्जी सेंटर जिसको हम चक्रास बोलते हैं, या माइंड जिसको बोलते हैं एज द सुपर अम्ब्रेला फॉर एवरीथिंग, इसको लिंक करने का या साथ में परसीव करने का कभी भी कोई बात नहीं करता। तो ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि आप माइंड की हीलिंग पे जा रहे हो बट आप अपनी एनर्जी को इग्नोर कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं तो ये घूम फिर के, नहीं, मैं समझी नहीं कैसे, मतलब अपनी एनर्जी को हील कर। फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे आपने चक्रास की बात करी कि आपके एक फॉरवर्ड मोशन है, एक बैकवर्ड मोशन है, कहीं ना कहीं ये इमोशंस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी के साथ कर रहे हैं, और वो एक कहीं ना कहीं माइंड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब अगर आप खाली माइंड को डायरेक्टली हील करेंगे वाइल इग्नोरिंग ऑल दिस मूवमेंट ऑफ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं तो बॉडी में या एनर्जी में डिसरप्शन होगा, राइट। सो ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के Yes. साथ कि आप खाली माइंड को हील करने का मतलब ये नहीं होता कि खाली माइंड पे फोकस होगा, इट इज ऑल होलिस्टिक। आप सिर्फ माइंड के ऊपर फोकस करिए, इमोशंस को हील करिए, चक्रास अपने आप सही चलने लगेंगे। अच्छा, चक्रा गलत क्यों चल रहे हैं? चक्रा अपने सही, अगर मान लीजिए फ्रंट चक्रा को क्लॉकवाइज चलना है, अब वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा। जो एक चीज चल रही है ऐसे, यहाँ एक ब्लॉकेज आ गया तो फिर वो ऐसे चल दी, अब ये गलत हो गया, उल्टा चल दिया, तो हम क्या करेंगे? उस ब्लॉकेज को हील कर देंगे। ब्लॉकेज कैसे क्रिएट होते हैं? इमोशंस से। इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं? आपके परसेप्शन से। आपके परसेप्शन किस पे काम करते हैं? आपके थॉट्स पे। अगर हम थॉट्स, परसेप्शन, इमोशंस को हील कर देंगे, ये ब्लॉकेज हट जाएगा, तो चक्रा फिर चलेगा ना, सही चलने लगेगा, और ये परमानेंट चलेगा। तो सिर्फ हम आप सुपरफिशियल हीलिंग कर दें, हम क्या कर रहे हैं? हम आपके चक्रास हील कर रहे हैं आपके इंटरनल रिसोर्स से। तो जो इंटरनल रिसोर्स की पावर है, कभी भी वो आउटर रिसोर्स की पावर हो ही नहीं सकती। जो हमारा, हम जब हिप्नोथेरेपी करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली क्लाइंट को उसके इंटरनल रिसोर्स से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, भाई तेरे पास ये रिसोर्स है, इसको यूज कर ले और अपने आप को हील कर ले। दैट्स वी आर डूइंग। और सुसाइड केसेस में भी हम यही करते हैं। ओके, उनका पास एक रिसोर्स है अंदर, वो बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरी जॉब अच्छी हो जाएगी तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये आउटर रिसोर्स है। मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरी वाइफ को मैं गाड़ी दिलवा दूंगा, मेरे बच्चे अगर बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये आउटर रिसोर्सेज हैं। आपका अधिकार ही नहीं है इन पे। किस पे अधिकार है? जो इनर रिसोर्स है। इफ यू थिंक यू आर वर्दी of living a happy life, a blessed life, that's your internal resource. Use that. तो हम तो वही करवाते हैं, इंटरनल रिसोर्स आपको देते हैं हम, बिल्कुल नहीं। दैट इज द ओनली रीजन वाई कि व्हेन पीपल कम टू अस, मेनी पीपल डू इट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर डूइंग रॉन्ग, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, बट आई डोंट टेल देम कि वेयर दिस क्रिस्टल, वेयर दिस रिंग, और ये पूजा करो, पाठ करो। आई डोंट डू दैट। एफर्मेशंस देती हूँ क्योंकि एफर्मेशंस आपके, आप बोलते हो, आपका रिसोर्स है। करेक्ट, सो आई डोंट डू दैट बिकॉज मेरे लिए वो आउटर रिसोर्स है। राइट। Even there is a beautiful modality called soul group constellation. When I do that, I make sure my client gets in touch with his internal resource, not outer. सो ये जो एनर्जीज हैं, जैसे आप बात कर रहे हो इंटरनल रिसोर्सेज की, क्या ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है या जनरेशनल ट्रांसफर होती है? दोनों, अच्छा, दोनों। दोनों होती है। एब्सोल्युटली। देखो, हमारा जो थॉट होता है उसका एक परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन हमारा इमोशन पैदा करता है। अगर, अब वो इमोशन दो तरह के होते हैं, या तो प्लेजरेबल होगा या पेनफुल होगा, है ना। प्लेजरेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पेनफुल है तो वो आपके सर्वाइवल के लिए थ्रेटनिंग है। और सर्वाइवल की थ्रेटनिंग के लिए आपके पास सर्वाइवल के लिए केवल दो ही रिस्पॉन्सेज हैं, फाइट और फ्लाइट। अब सर्वाइव करने के लिए इस इमोशन की वजह से आप या फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। साइकोलॉजी में से बिहेवियर कहते हैं, आपका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बिहेवियर हमें तकलीफ देता है। कई बार हमारा बिहेवियर हमसे हमारे अच्छे रिश्ते छीन लेता है, उस रिश्ते के छीनने से हमें रिजेक्शन फील होती है और हमें वो तकलीफ होती है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द सेम बिहेवियर यू कीप ऑन रिपीटिंग, we call it pattern. राइट,
Now, after some times, you know your mind is the software, your brain is the hardware. ठीक है, तो हम वही बिहेवियर करते हैं, अब हमारी बॉडी यूज टू हो गई इस बिहेवियर के। बॉडी का हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है और वो हर सेल में उस एक्शन की, बिहेवियर की मेमोरी आ जाती है। यही डीएनए क्रिएट करता है, जो हम अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो बिहेवियर डीएनए में चला गया और डीएनए के थ्रू हमारी नेक्स्ट लीनिएज में चला जाता है। इसलिए आप कई बार देखेंगे, अगर कोई पोता होगा, उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा भी नहीं है, फिर भी ही स्टार्ट्स टॉकिंग, बिहेविंग exactly like his grandfather or great grandfather, Right. because now it is being transferred from your, so thought, emotions, behavior, within 1.5-2 years it goes into your physical body. इसीलिए हम कहते हैं फिजिकल बॉडी को हील करना भी है तो माइंड में पहले शिफ्ट लाओ। सो ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा कहे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, प्रॉबेबली उसकी दिक्कत नहीं है, उसके पेरेंट्स को कोसो कि आपको जरूर गुस्सा आता होगा या आपके खुद के पेरेंट्स को गुस्सा आता होगा इसलिए मुझे आता हो। बट यहाँ पर ये फनी थिंग असाइड ये है कि अगर गुस्सा आता भी है और दिख रहा है कि पेरेंट्स को भी आता है खुद के, इसको हील कैसे करा जाए, इसको एक इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे अचीव कैसे? करी जाए कि वो ना हो। सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन यहाँ काम करता है। अच्छा, सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में वी वर्क अ लॉट विद द एंसेस्टर्स, और ज़रूरी नहीं है कि हमें उनकी हैबिट्स और बिहेवियर ही मिले, उनके इमोशंस हम ले सकते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ले लेते हैं, उनके परसेप्शंस, लाइफ को लीड करने का तरीका ले लेते हैं। और सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में हम एंसेस्टर्स की हीलिंग करते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन में, लीनिएज में कोई एक बच्चा उसको बहुत ज़्यादा दिखाता है। आपके 4 बच्चे, चारों को गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपके दादा को गुस्सा आता है तो कोई एक बच्चा पिक कर लेगा, हम कहते हैं ये यार ये छोटा वाला बिल्कुल दादा पे गया है ना। ही इज अ आइडेंटिफाइड पेशेंट और वो अर्थ पे ये प्लान लेकर आया है कि इस फैमिली की लीनिएज से एंगर मुझे निकालना है, तो पहले वो एंगर करेगा, फिर वो पेरेंट्स लाएंगे उसको, या खुद भी आ सकता है। वी कॉल देम आइडेंटिफाइड पेशेंट, बट वी नो वो अर्थ पे आया ही इसको हील करने के लिए है। इट हैज टू स्टॉप हियर। तो सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में हम एंसेस्टर्स की हीलिंग करते हैं, एंसेस्टर से विजडम लेते हैं, एंसेस्टर से एनर्जी एक्सचेंज करवाते हैं। जो एंसेस्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, नेचुरली होंगे नहीं, बट उनको ग्रुप में और लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उनके थ्रू वी वर्क एंड इट वर्क्स वंडरफुल। तो इस चीज को क्या हम इनडायरेक्टली पितृदोष बोल सकते हैं या नहीं? Okay. बिल्कुल, हिंदी में उसको, इसी को पितृदोष कहते हैं। ओके, हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं पता क्या कि हमने अपने पूर्वजों में किसी की डेथ हो गई तो पिंडदान ठीक से नहीं किया, फला ठीक से नहीं किया, ये रीजन है, वो रीजन है। नहीं, ये डीएनए से आपके पास जो आया वो एक्चुअली पितृदोष है। ओके, दैट शुड बी हील्ड। सो ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ये जानने की, दैट आपके साथ कोई भी जनरेशनल इशू हो जो आप नोटिस करते हो, नहीं भी करते हो, बट आपको लगता है कि ये तो मेरे फैमिली में सभी लोग करते हैं, इट प्रोबेबली मीन्स कि वो इनहेरिटेड एक फैक्टर है। वो जरूरी नहीं है कि उसको हीलिंग की रिक्वायर्ड हो, बट अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड है, कि आपको उससे आउट जाना है, या कोई भी पंडित जी इनडायरेक्टली बोलते चार्ट पढ़ के कि यार आपके में पितृदोष है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली हीलर्स एंड थेरेपिस्ट लाइक नीजा जी कैन ऑब्वियसली हेल्प यू आउट, बट आपको सबसे पहले ये चीज सोचना पड़ेगा कि आपको हीलिंग की रिक्वायर्ड है। करेक्ट। वो एक्नॉलेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी खुद की एनर्जीज अनलॉक करता है टू एक्सेप्ट इनकमिंग न्यू थिंग्स। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं नोटिस करता हूँ, और ये मेरा पर्सनल भी है, कि लोगों को सबसे बड़ा इशू, आई थिंक 95% अर्थ पे लोगों को एक बड़ा इशू है, और वो है इनर चाइल्ड। ये लोगों को पता है, ठीक है, उनको इशू है, बट वो सोचते हैं यार इनर चाइल्ड ही तो है, उससे क्या दिक्कत हो जाएगा, बट उससे बहुत दिक्कत होती है। उसमें आपका क्या मानना है? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और 100% लोगों के पास इनर चिल्ड्रन होते हैं। क्योंकि इनर चिल्ड्रन है क्या? देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो जैसे फ्रॉइड ने बताया और साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि कॉन्शियस माइंड की डेवलपमेंट होती है।
इस एज में ये चीज अच्छी लगती, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है ना। जैसे कि मान लीजिए इन्फेंट है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, वो अर्थ पे क्यों आया, किस ट्रस्ट पे आया, वो अपनी माँ की वूम को ट्रस्ट करके उसके होप से आया था। अब सपोजिंग उस समय किसी वजह से उसे माँ का ट्रस्ट नहीं मिला, मदर की डेथ हो सकती है, मदर बीमार हो सकती है, मदर को काम पे जाना पड़ सकता है, उसको छोड़ के जा सकती, तो वो एज, वो पीरियड, उसका जो स्ट्रेंथ है वो ट्रस्ट की है, वो उनको ट्रस्ट नहीं कर पाया, यार ये तो मैं छोड़ के चली गई, हम तो इनके चक्कर में आए थे नीचे, तो क्या होगा, वो लाइफ में किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उस एज में उसको ट्रस्ट एक्सपीरियंस करना था, वो नहीं कर पाया। रेस्ट ऑफ द लाइफ he will create circumstances in his life where he has to trust somebody he will not be able to trust, क्योंकि जो मुझे उस समय अपनी स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करनी थी वो मैं नहीं कर पाया, अब मैं बड़े होके वो करना चाहता हूँ, वो करूंगा। पर क्या है कि बचपन से वो जो पैटर्न एक बन गया है परसेप्शन की नोबडी इज वर्थ ट्रस्टिंग, वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करने देगा, और फिर आप जाके दोस्त बनाओगे, फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, और फिर वो दोस्त तुम्हें धोखा देके चला जाएगा, तुम कहोगे देखा मुझे तो पता था कोई इस लायक ही नहीं कि ट्रस्ट करना है। तो इनर चाइल्ड क्या है, जिस उम्र में उसे जो अपनी स्ट्रेंथ अनुभव करनी थी वो तब नहीं कर पाया, अब उसको या तो करनी है, करने के लिए उसको अपने इमोशंस को हील करना है, दैट्स इट। तो हम ये इनर चिल्ड्रन है, इनर चिल्ड्रन कोई अंदर आपके बैठे हुई चीज थोड़ी है, वो आप ही का एक इमोशन है जो आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाए और आपको अब करना है, इन्हें हम इनर चिल्ड्रन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब क्लाइंट आते हैं तो हम उनको वो मोमेंट लेके जाते हैं और चेंज करवाते हैं थॉट प्रोसेस, कि भाई अपने को सजा मत दे, तेरी गलती नहीं थी और माँ की भी गलती नहीं थी, उसकी उतनी ही डेस्टिनी थी, उसको उतने ही समय जीना था, तुझे जन्म देने के लिए आई और चली गई, उसने अपना काम पूरा किया, तुमको इंडिपेंडेंट होके बाकी की जिंदगी जीनी थी, ये तुम्हारा चॉइस था, ये तुम्हारा लेसन था, ये तुम्हारी थीम थी, इसलिए वो चली गई। हम परसेप्शन चेंज कर देते हैं। तो बच्चे ये कहते हैं मेरी माँ ने तो बचपन में ही मुझे धोखा दे दिया था, मैं 1 साल का था, मुझे छोड़ के चली गई। तो हम वो सब चेंज कर देते हैं, इनर चाइल्ड हील हो जाता है। अब इनर चाइल्ड को ट्रस्ट एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। तो इनर चाइल्ड और कैसे इफेक्ट होता है, एक सिंपल चीज है, आप आज एडल्ट हो गए हो, तो एडल्ट्स का थॉट प्रोसेस शुड बी डिफरेंट, और होता भी है, ठीक है। पर आपकी ड्राइविंग सीट पे एक बच्चा बैठा है, आप पीछे की सीट पे बैठे हो, आप लाख उस बच्चे को बोलते जाओ बेटा लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, वो नहीं चलेगा, वो वहां चलेगा जहां उसे चलना है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे राइट में ही सुख मिलता है। तो आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? छोटा बच्चा। तो कभी भी आप सेफ फील नहीं करेंगे एक बच्चे के साथ। करेक्ट। तो जब बच्चे को हील कर देंगे और बच्चा आपको ट्रस्ट करने लगेगा, तो वो एडल्ट को बोलता है अच्छा अब तुम गाड़ी चला लो, मैं इधर बैठ जाता हूँ। दैट्स हीलिंग। करेक्ट। सो ये चीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब लोग को समझना, दैट कोई भी इशू चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इट इज प्राइमरीली ड्रिवन फ्रॉम अ मेंटल साइड, क्योंकि माइंड ओवर मैटर होता है। एक बात चेक करूं आपकी, बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सारी हीलिंग जो होता है वो मेंटल लेवल पे होती है, और मेंटल इश्यूज का बहुत जबरदस्त स्टिग्मा है। राइट। मैं ठीक है, हमारी कैटेगरी जब हम लिखते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, तो मेंटल हेल्थ केयर में आती है, बट बेसिकली हम मेंटल हीलिंग नहीं करते हैं, हम इमोशनल हीलिंग करते हैं। करेक्ट। क्योंकि माइंड भी इमोशंस के आगे हार जाता है। करेक्ट। कहने को माइंड से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है, बट बिलीव मी, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो 8 to 10% है, आपका सबकॉन्शियस माइंड 90 to 92% है, और आपके इमोशंस उस सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो कौन जीतेगा हमेशा? इमोशंस। इमोशंस। तो हम Correct. इमोशनल हीलिंग करते हैं। नहीं, सही बोला आपने। सो यहाँ पर हमने बहुत कुछ अभी जान लिया, दैट इनर चाइल्ड इज नॉट जस्ट एनी पर्टिकुलर अकरेंस। ये ऐसा चीज है जो आपके मेंटल इमोशंस को एक पर्टिकुलर जगह स्टक कर देता है, Yes. जहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, चाहे Correct. चाहने की भी कोशिश होती है तब भी नहीं कर पाते हो, Right. वो एक स्टक हो जाता है।
दूसरा ये भी होता है कि इमोशंस के ऊपर आप इतना पावर छोड़ देते हो दैट वो आपकी पूरी लाइफ ही आगे एक चैरियट की चलाते रहते हैं, बिल्कुल विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज आप खुद अगर कंट्रोल पे नहीं हो, इमोशंस हैं, तो फिर क्या ही होगा। आपका सारथी कौन है? एग्जैक्टली तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज और डेप्थ में समझने के लिए आई थिंक वी कैन टॉक इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट आज के लिए आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि इमोशंस को संतुलन करना इज वेरी वेरी क्रूशियल। उस पे अगर आपने नियंत्रण कर लिया, उसमें आपने कंट्रोल में लेके आ गए, आपका 50 भी नहीं बोलूंगा मैं, 90% बोलूंगा, 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। 10% इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय एक छोटी सी सजेशन है, इमोशंस को हील करिए। करेक्ट, इमोशंस को ही हील कर दीजिए ताकि आप खुद इमोशंस पे बहकावे में ना बह जाओ करेक्ट और उनको ना कंट्रोल ना दे दो कि अब यू बी द ड्राइवर। सो दिस इज, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझना एवरीबडी कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपके इमोशंस आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल के इतने बाहर जा चुके हैं दैट यू नीड एन एक्सटर्नल गाइड, राइट, और आपको लगता है, कभी भी लगता है कि आपको इस पूरे सेशन में भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज रीच आउट टू मी। मेरा ईमेल आईडी भी गिवन है नीचे, और ऑब्वियसली सोशल चैनल्स आर ऑब्वियसली अवेलेबल। अगर आपको सीरियसली लगता है और मैं आपके क्वेश्चंस एड्रेस नहीं कर पा रहा हूं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कनेक्ट विद मिस नीजा मैडम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय फ्रॉम द ईशान गुप्ता शो, एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।